दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पर। गणित के बेहतरीन 7 कंसेप्ट इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बार बार रिपीट होते हैं और आप लोगों को जहां प्रॉब्लम होती है उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट वाई कंसेप्ट हम समझेंगे। बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है, पूरी देखनी है आप लोगों को मन लगाकर। और आप अगर एप्लीकेशन पर इफेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन वाली करना चाहते हैं, तो आज ही क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और ये प्राइम बैच में जुड़ जाएं। ये कंप्लीटली सिलेक्शन ओरिएंटेड बनाया गया बैच है जो मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। अगर आप अपनी जर्नी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं कि यार आपको कोई एक ऐसा बैच मिल जाए जिससे कि आपका सिलेक्शन करीब हो जाए, मैथ में आपके नंबर अच्छे आ जाएं, तो आप ये मैथ प्राइम बैच ले सकते हैं। और अगर आपको सारी सब्जेक्ट अच्छी करनी है और आप बिगनर हो अभी और आपको पता है कि यार इस तरह से पढ़ाई होती है, तो आप सभी छात्रों के लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सबका एक पैकेज है जो आप रेलवे प्राइम बैच में आप ले सकते हो, लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट के साथ। आपको जो भी ऑफर है वो एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मैं आज आपको 7 कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कैसे लगे आपको, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट नंबर 1 से। अब आइए सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है, सवाल आपके सामने इस तरह का पूछा गया है। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर सीबीटी 1 12 फरवरी 2026 को सवाल ये पूछा गया है। सवाल को जरा पढ़ लीजिए एक बार, आप सवाल को पढ़ लीजिए। ठीक है, एक अब आपको टेबल नहीं दिया जा रहा है, आपको सिंपल ये सवाल दिया जा रहा है कि एक वर्गीकृत आंकड़ों का। अब स्टूडेंट के क्या दिमाग में रहती है, स्टूडेंट के दिमाग में रहती है कि हमें टेबल नजर आएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ ठीक है, आपको टेबल वेबल कुछ नजर नहीं आने वाली है, भूल जाओ बेटा। अब देखो सवाल ऐसा है कि एक आपका है ना ग्रुप्ड डेटा है, ये ग्रुप्ड डेटा वाला सवाल आता है। अब ग्रुप्ड डेटा में वही वर्ग अंतराल वाला सवाल है ये, लेकिन वर्ग अंतराल दिया ही हुआ नहीं है। कहां दिया हुआ दिखाओ। हाँ सर कहीं नहीं दिया हुआ। उसमें बोला जा रहा है कि हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपका बहुलक ये है। अच्छा, आपको पहले तो मोड बता दिया, ये मोड है। अच्छा, हम आपको बता रहे हैं कि निम्न सीमा ये है, लोअर लिमिट भी आपको बता दी, तो लोअर लिमिट भैया ये है। मोड बता दिया, लोअर लिमिट बता दी। ठीक है, वर्ग विस्तृति ये क्या होता है भाई, ये होता है आई, आई को बोलते हैं वर्ग विस्तृति। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं क्लास विड्थ जो है ना। F1 भी बता दिया भाइयों, F1 भी बता दिया आपको, F1 भी बता दिया, बहुत बढ़िया यार। F0 भी बता दिया, F2 निकालना है। सवाल आपको कितने बच्चों को क्लियर हो गया, ये जल्दी से बताओ। क्या क्या दिया हुआ है, सारी चीजें क्लियर है जी, बिल्कुल ओके। आ जाओ, अब सवाल की बात क्या कहते हैं, सवाल की बात पर आ जाते हैं। सवाल का फॉर्मूला होता है मोड बराबर, अब इसमें कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस का F0 माइनस 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू आई। अब एक एक करके पुट करते चलो बस। तो सर आपका जो मॉड है वो 45.2 है, लोअर लिमिट आपकी 40 दी हुई है, F1 कितना है 25 है, F0 कितना है 18 है, 2F1 कितना है 50 है, F0 कितना है 18 है, F2 और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी विस्तृति 10। तो देखो 5.2 70, 50 में से 18 चले गए तो कितना हो जाएगा 32। चार से काटा 13 बार, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 35 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41, और 35 गुणा 5 करेंगे तो 150 और 25 175 माइनस 13F2। तो 13F2 बराबर ये क्या हो गया, नेगेटिव में कैसे आ रहा है, कोई मिस्टेक, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना।
2 से काट दिया इसको 5 बार, 2 से काट दिया इसको मैंने 26 बार। 13F2 सही तो है। 416 माइनस 13F2 आएगा। 175। अब ठीक है, तो 13F2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 416 माइनस 175। 13F2 बराबर 4 में से 1 गया तो 6 में से 5 गया तो 1, 11 में से 7 गया तो 4, 241। अब F2 की वैल्यू आ जाएगी 13 एकम 13 बचे 11, 13 अट्ठे 104, 18 पॉइंट कुछ है क्या आंसर? 18 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो 19 आंसर आएगा फिर। अब निकटतम पूर्णांक में निकालना है, तो ये भी चेक कर लो कि 18 पॉइंट कितना आ रहा है, पूरा चेक करना पड़ेगा। अभी 19 में श्योर नहीं हूँ। 13 एकम 13 बचे 6, 13 एकम 13 बचे 11, 13 अट्ठे 104, 104 बचे 7 ना, तो 13 पंजे 65। हाँ, तो अगर 0.5 आ रहा है ना, तो फिर 19 आएगा आंसर। 18 मत दे देना, 19 आंसर आएगा आपका। ठीक है, हाँ क्लियर है भाई। चलो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? सवाल मजा आया नहीं आया? कोई डायग्राम वाइग्राम कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई बहुलक वर्ग का टेबल नहीं दिया हुआ है, डेटा ऐसे पड़ा हुआ है, आपको फॉर्मूले में सेट करना है। अब अगला सवाल देखिए, करके बताइए भाई। क्या क्या सामान दिया हुआ है भाई? मॉड दिया हुआ है 29, निम्न सीमा दी हुई है 25, वर्ग की विस्तृति दी हुई है 10, और ये सामान दिया हुआ है। F2 निकालना है। तो दोस्तों क्या करना है भाई? मॉड बराबर लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस का F0, 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू आई, मॉड बराबर, तो मॉड की वैल्यू कितनी है 29, लोअर लिमिट कितनी है, निम्न सीमा है 25, F1 कितना है 10, F0 6, 2F1 20 माइनस का 6, F2 निकालना है, और I की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। तो ये हो गया 4, ये हो गया 40/14 माइनस का F2, 14 माइनस का F2 बराबर 10, F2 की वैल्यू आ गई है 4। तो जिनका भी 4 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, सही है। तो ये इस टाइप का सवाल है, और आगे से अभी गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगला सवाल करो, कर लो यार। कर लो। हाँ, इसी टाइप के सवाल हैं सारे आज। तो ये वर्गीकृत है, इसका बहुलक दे रखा है 6.8, लोअर लिमिट होती है 6, F1 माइनस का F0, जल्दी करने का तरीका देखो, F1 माइनस F0, 2F1 यानी कि 24 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 2। चलिए, अब यहां आप जब इसको देखेंगे तो ये 6 घटाएंगे तो 0.8 हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4, 16 माइनस का F2, ये हो गया 8। तो ये हो गया भैया कितना? 16 माइनस का F2 बराबर 10, F2 बराबर आ गया 6। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर 6 आया है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करिए फिर एक बार, जल्दी से करते चलिए इन सवालों को। जहां भी डाउट आए तो बता देना, वैसे तो आएगा नहीं, आसान कंसेप्ट है ये। आइए, बहुलक दिया हुआ है भैया, उच्च सीमा दी हुई है। अब यहां पर देखो उच्च सीमा दी हुई है, अब आएगा मजा। अब नहीं निकाल पाओगे तो दिक्कत आएगी आपको फिर। तो सर अब ये कैसे करेंगे? अरे यार दिमाग लगाओ, दिमाग, फॉर्मूला होता है ना ये। अब अगर अपर लिमिट दे रखी है तो लोअर लिमिट कैसे निकाल सकते हो?
सोचो, चाचा चौधरी वाला दिमाग दौड़ाओ। तो आप ये बोलोगे कि मॉड जो है वो 22.75 है। लोअर लिमिट क्या है, नहीं पता? तो मैंने कहा कि अगर अपर लिमिट पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही तो आपका विड्थ होता है 7, यानी कि लोअर लिमिट क्या हो जाएगी फिर, 28 में से 7 को घटा दोगे तो 21 आ जाएगा, ये निकालना है। अच्छी बात है, फिर तो चलो ये भी एक काम है भैया जो आना चाहिए, नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ये मैंने बनाया सवाल आपके लिए स्पेशल गर्मा गर्म, अभी तक ये पूछा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 22 माइनस का 9 माइनस का F2 इंटू आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है 7। हाँ ये टाइप मैंने बनाया, जो आया हुआ है वो तो मैंने करवाई दी आपको एग्जाम में। तो ये कितना हो गया भाई 1.75, 2 22 में से, और ये हो गया 7, 22 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 20 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 13। बस अब इसको क्या लिख सकते हो 1.75 को 1 सही 3/4 लिख सकते हो ना। तो 4 एकम 4 और 3 7/4, 14, 13 माइनस का F2, 13 सत्ते 91 माइनस का 7 F2 बराबर 14 चौके 56, 7 F2 91 माइनस 56, 7 से काटो, 7 से काटा मैंने 13 बार, 7 से काटा मैंने 8 बार, 13 में से 8 गया तो 5। आपका अगर 5 आंसर आ गया है तो आप सीख चुके हैं। ठीक, बोला गया है दिए गए बंटन का माध्य 26 है, दिए गए बंटन का माध्य कितना है 26 है, तो k का मान बताइएगा। दिए गए बंटन का माध्य 26 है तो k का मान बताइए। तो जब कभी भी माध्य निकालते हो तो इंटरवल वाला होता है ना, तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या निकालना होता है, मध्यमान। इसको क्या बोलते हैं, मध्यमान। अब मध्यमान आप जब निकालोगे तो मध्यमान कैसे निकालोगे, 0 और 10 का मध्यमान हो गया 5, 10 और 20 का कितना हो गया 15, 20 और 30 का कितना हो गया 25, 30 और 40 का कितना हो गया 35, 40 और 50 का कितना हो गया 45। ये इसकी मिड वैल्यू होती है। सबसे पहला काम अपन को यही करना पड़ता है, ठीक है। अब बोला ये जा रहा है कि माध्य आपका 26 है, माध्य आपका 26 है, तो k की वैल्यू क्या होगी। मैं चाहता हूं कि आप पूरा दिमाग लगा लो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कितनी आसानी से किया जा सकता है। बोले सर कैसे करोगे, तो मैं ये कहता हूं कि अगर मेरा माध्य, ये मेरा माध्य है 26, यानी कि ये मेरा बैलेंस पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं माध्य को, माध्य को बोलते हैं कि 26 इस पूरे डेटा का माध्य है, बैलेंस पॉइंट है। तो बस समझ के चलना, 26 से ये जो x आ रहा है ये कितना कम है, आप बोलोगे सर 21 कम है, तो 21 कम है तो मैं इसको अलग कलर में लिखता हूं। ये बात आपको क्लियर हो जाए तो मुझे बता दो, हाँ सर 21 कम है। ये कितना कम है, ये भैया 11 कम है। तो अब जो ये डेविएशन आ रहा है ना, उस डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है, वो हम कर लेंगे, पहले यहां तक समझ में आना चाहिए पहले तो बच्चों को, ठीक है भाई। इतना कम है। अच्छा ये कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, बोले माइनस का 1 कम है, ठीक है। ये कितना ज्यादा है, बोले यार ये है 9 ज्यादा, और ये कितना ज्यादा है 19, अच्छी बात है। और आप जब इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, चलिए तो सारा का सारा मैंने यहां पर दे दिया। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि माइनस वाला डेटा उस प्लस वाले डेटा के बराबर होना चाहिए, यही तो गणित है, तभी तो बैलेंस होगा 26, क्योंकि सारा डेविएशन मैंने 26 से ही तो लिया है। अरे हां, यहां मैं देख रहा हूं यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, यहां मैं देख रहा हूं यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यानी कि माइनस में टोटल 8 आ रहा है। यहां मैं देख रहा हूं यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यहां मैं देख रहा हूं यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। तो आप लोग मुझे खुद बताइए कि यहां टोटल जोड़ने पर 12 आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि तो इधर भी 4 होना चाहिए तभी तो बनेगा 12, माइनस वाला 12 और प्लस वाला 12। तो k की वैल्यू यहां कितनी होनी चाहिए 4।
सबसे बढ़िया काम है। ये सवाल भी ऐसा ही है, इंटरवल वाला ही सवाल दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रखा है गड़बड़, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है। दिख रही है क्या आपको? मेरे को तो दिख रही है भाई। ये दोनों फ्रीक्वेंसी जो है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, पता नहीं है मेरे को क्या है, और माध्य दे रखा है भाई। अब क्या करा जाएगा? वैसा ही करा जाएगा जैसा अभी सिखा रहा था। 0 और 20 का मध्यमान 10 होता है, 20 और 40 का 30 होता है, 40 और 60 का 50, 70, 90, 20-20 का गैप है। ठीक है, एक चीज यहां टोटल अच्छी दे रखी है कि टोटल फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है। तो देखो 11 और 19 30, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 59 में से 30 घटा दिया। भाई यहां तक तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, और जैसे ही कोई डाउट आए तो पूछ लेना, क्योंकि सवाल इतने प्यारे हैं। पेपर में अगर करना चाहते हो तो ये आपको करने सीखने पड़ेंगे ना, करना तभी तो कर पाओगे। हाँ जी, चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है भाई? ये तो हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दी, अच्छी बात है सर। ठीक है, अब ये मैंने एक्स आई निकाल दिया, माध्य दे रखा है 50, माध्य दे रखा है 50, तो यहां पूरा ही करना पड़ेगा। तो क्या होता है सर, f गुणा x कितना होता है? 60, 19 दिया 57, 50x 350, 90y, यानी कि टोटल आपको अगर माध्य की बात करनी होती है तो माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। माध्य आपको यहां 50 दिया हुआ है, इनको सबको जोड़ दो, तो मैं जोड़ रहा हूं तो कितना आ रहा है? 630, 630, 930, 930 और 50, 930 और 50 हो गया 980, प्लस 50x प्लस 90y, और आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 59 आ रही है। जैसे ही कोई डाउट आए तो तुरंत मुझसे संपर्क करना। वैसे तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, 0 से 0 काट दे रहा हूँ, 59 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो इक्वेशन बन रही है 5x प्लस का 9y। देखो 250 और 45, 295 में से 98 चले गए। आज सुबह मैंने जोड़ना घटाना सिखाया था सिंप्लीफिकेशन में बच्चों को। यहां मैं 5 जोड़ देता हूं, यहां भी मैं 5 जोड़ देता हूं। जैसे ही मैं 5 जोड़ूंगा तो ये 300 हो जाएगा, जैसे ही मैं 5 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। 300 में से 103 घटाना ज्यादा आसान है, क्योंकि 300 में से 100 घटाओगे तो 200, और 200 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 197। यानी कि आपकी जो एक समीकरण बन गई है वो बन गई है 5x प्लस का 9y बराबर 197। सवाल लेंदी है ना, ऐसा ही होता है। अब एक इक्वेशन ये पड़ी हुई है अपने पास, तब इसमें x में 5 का गुणा कर दो, 5x प्लस का 5y बराबर 29 गुणा 5 145। अब इसमें से ये घटा दो बस, तो 4y, 7 में से 5 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 5। तो y की वैल्यू तो 13 आ चुकी है। अब x की वैल्यू और निकाल लो, 29 में से अगर 13 चले गए तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, उसको वहां पर आप क्या कर दो? पुट कर दो भाई। क्या कर दो मेरे भाइयों? पुट कर दो। अब यहां पर हम कहेंगे आप 17 छिक्की 112, सॉरी 16 सत्ते 112, 13 छिंग 78, 112 प्लस 78, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 190। सवाल आपको कैसा लगा? चलो 0 से 10 का क्या, 0 से 20 का जो मध्यमान है वो कितना है? 10 है। 20 से 40 का जो मध्यमान है वो कितना है? 30 है। 40 से 60 का जो मध्यमान है वो कितना है? 50 है। 60 से 80 का मध्यमान कितना है? 70 है। और 80 से 100 का बीच में कितना है? 90 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आओ अब करते हैं, f गुणा x करिए। f गुणा x करना, तो यहां पर कितना आ गया? 40,
19 तिया 57 570, ये आ गया 50x, ये आ गया 350, ये आ गया 90y। अब जरा देखना, ये हो गया 610, 610, 910, 910 और 50, 960। तो टोटल ये आ रहा है 960 प्लस का 50x प्लस का 90y बटे टोटल है 64, और उसकी जो माध्य आ रहा है वो आ रहा है 55। पहला काम तो हमने ये कर दिया। टोटल इनको भी जोड़ लेता हूं, 19 और 4 23, 23 और 5 28, 28 प्लस x प्लस का y बराबर 64। क्योंकि इससे क्या होता है, एक इक्वेशन आ जाती है। और घटाने का तरीका भी जरा देखिए, 4 इसमें से घटा दो, 4 इसमें से घटा दो, यानी कि अल्टीमेटली 60 में से 24 घटाना है। तो 60 में से 24 घटाना ज्यादा आसान है, जो कि 36 के बराबर हो जाएगा। तो एक समीकरण अपनी ये आ चुकी है, क्योंकि हमें तो एक्स वाई निकालना ही है। चलिए अब यहां पर दूसरी के लिए काम कर रहा हूं। दूसरी के लिए कैसे करूंगा काम, 55 को लिख दिया मैंने 110 बटे 2, 2 से काट दिया मैंने इसको 32 बार, इससे होगा 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा। 96 प्लस का 5x प्लस का 9y। अब ये हम जानते हैं कि 32 गुणा 11, और 96 को लिख सकते हैं 32 गुणा 3, तो 5x प्लस का 9y 32 गुणा 8 बन गई इक्वेशन। चाहो तो क्या कर सकते हो, 5 का गुणा कर सकते हो, 5x प्लस का 5y 180, इसमें से ये घटा दो 4y 240 और 16, 256 में से 80 गया तो कितना हो जाएगा, 76। तो y की वैल्यू आ गई 19। सवाल लेंदी है ना, लेकिन पूछे गए हैं अभी आपके पेपर में, तो इसलिए करवाना जरूरी बनता है इनका। y बराबर 16 आ चुका है, तो अभी x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 17, हाँ 36 हो गया टोटल। तो करना सोल्व, 17 सत्ते 119 और 19 इंटू 5, 119 प्लस 95, 200, 9 और 5 14, 10, 10 और 1 11, 214 आंसर आ रहा है हमारा। थोड़ा लेंदी है। एक बच्चा कह रहा है आदेश कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, होती तो बता देता भाई। ठीक है, तरीके ऐसे ही हैं जो कि मांगता है ये सवाल, इस तरह के तरीके, क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है। शॉर्ट ट्रिक और निकाली भी जा सकती हैं दिमाग लगाकर, कुछ और भी सोचा जा सकता होगा, बट इसका बेसिक तरीका ये है। बेसिकली देखा जाए तो 2022 में ये सवाल आ चुका है। तो एक्चुअल में क्या है, उस टाइम इतना ज्यादा नहीं आया तो इतना ध्यान नहीं गया, लेकिन 2022 के सवालों को उठा उठाकर अभी भी डाला जा रहा है। तो ये सवाल मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। चलिए, हाँ टाइम टेकन तो है, बट आया हुआ है और आ रहा है लगातार, इग्नोर नहीं किया जा सकता। करना होता तो कर देते अपन। देखो ये हो गया 20, ये हो गया 27, तो x प्लस वाई की वैल्यू 50 में से 27 गया तो हो गया 23। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर मध्यमान हो जाएगा 10, 20, सॉरी 10, 30, इनका आधा, इनका आधा, यानी कि 40 और 60, 100 बटे 2 50, 70, 90। ठीक है, आप क्या करोगे यहां पर f इंटू एक्स करोगे, करो। तो ये हो गया 70, ये हो गया 330, ये हो गया 50x, ये हो गया 630, ये हो गया 90y। चार सौ, 600, 1000, 1030 प्लस 50x प्लस 90y। अब 3 बार करने से क्या होता है, आदत बन जाती है अपने आप ही। ठीक है, अभी अपन को यहाँ डिवाइड करना है 50 का, और माध्य अपना कितना आ रहा है 54। तो आप जब जरा नोटिस करिए, इक्वेशन बनाना है ना अपन को, तो देखो जरा 0 0 0 0 खत्म। तो 103 प्लस 5x प्लस 9y, और ये हो गया 270, 5x
प्लस 9y, 100 खत्म हो गया, 70 में से 3 करो, 170 में से 3 गया तो 167। अब भाई 5x से गुणा कर दो, 5y और 23 पंजे 115, तो 4y की वैल्यू 7 में से 5 गया तो 2, 52, और y की वैल्यू 13 आ गई। अब y की वैल्यू 13 आ गई तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो देखो ये हो गया 10 दूनी 20 और 13 तिया 39, तो आंसर आ गया 59। अब सवाल आपके सामने इस तरह का आ जाता है कि ये एक द्विघात समीकरण है। आपको पहले बताओ पता कैसे चला कि द्विघात समीकरण है? अरे सर, जब किसी भी वेरिएबल की अधिकतम पावर अगर 2 हो जाए तो वह समीकरण द्विघात समीकरण ही तो कहलाती है। बोले सही है। अब यहां पर हकीकत में जो द्विघात समीकरण होती है वो ये होती है ax² प्लस का bx प्लस का c। आपको एक बात याद रखनी है, x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो कोएफिशिएंट है उसको हम a बोलते हैं, और a आपका अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम आएगी। और अगर आपका a जो है वो नेगेटिव है तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो अब सबसे जरूरी चीज है, मिनिमम को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम। और इसको क्या बोलते हैं? अधिकतम। तो सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, इस द्विघात समीकरण को देखकर बताइए, इस द्विघात समीकरण की मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी या मैक्सिमम भी निकलेगी? तो इस द्विघात समीकरण की मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी, क्योंकि a जो है वो x² जो है वो आपका क्या है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू ही निकाली जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि वो वैल्यू किसके बराबर है? वो वैल्यू बराबर होती है, नोट कर लीजिए फॉर्मूला, 4ac माइनस का b² अपॉन 4a। नोट करिए। हाँ, आप अगर ये सोच रहे हैं अरे सर ये वैल्यू लिखी है आपने, हाँ जी, और अच्छा बात आपको क्या लगेगा कि यही मैक्सिमम वैल्यू है और यही मिनिमम वैल्यू है। वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करेगा a पर बस। a अगर आपका पॉजिटिव है तो मिनिमम आएगी, a अगर आपका नेगेटिव है तो मैक्सिमम आएगी। फॉर्मूला नोट कर लीजिए फटाफट से, चीजें आपके समझ में आ गई या नहीं आ गई ये मुझे बता दीजिए फटाफट से यहां तक। ठीक है, चलिएगा। चलिए, अब बात हम ये कह सकते हैं कि भैया न्यूनतम मान आपसे पूछा जा रहा है। भाई बात सही है, मैं बस वैल्यू रखूंगा यहां पर। 4a की वैल्यू कितनी है? 7 है। c की वैल्यू कितनी है? 22 है। माइनस b² यानी कि 7 का स्क्वायर 49 है, अपॉन 4a, 4 × 7। अब आप चाहो तो 7 को कॉमन ले सकते हो। जैसे ही 7 को कॉमन लोगे, 22 चौके 88 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 81/4। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू निकल कर आ गई है। तो आप में से हर एक विद्यार्थी को ऐसे सवालों को करना आना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को? क्लियर है? मैंने एक एक वैल्यू रख दी, इस फॉर्मूले में रख दी। हाँ, अब एक सवाल और बनता है। हाँ, x की कौन सी वैल्यू, x की कौन सी वैल्यू पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती है? दोस्तों पढ़ना इस लाइन को एक बार, सभी स्टूडेंट एक बार लाइन को पढ़ लो यार मेरे कहने पर। सवाल अलग है थोड़ा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या मैं पूछ रहा हूं कि x की कौन सी वैल्यू लें जिस वैल्यू पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, भाई ये जो वैल्यू आई है ये क्या बता रही है? ये मैक्सिमम और मिनिमम बता रही है वैल्यू, कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या हो सकता है। लेकिन x के कौन से मान पर हो सकता है? तो x बराबर आ जाएगा माइनस का b/2a। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंटों से सवाल जरूर पेपर में आने वाला है। ठीक है,
माइनस के b/2a वो पॉइंट है जिस पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये निकलती है। मैं दोबारा रिपीट करूं, x बराबर माइनस का b/2a वो पॉइंट है जिसको रखने पर वैल्यू निकलती है। अब अगला सवाल देखिए, 18 मार्च को आया हुआ सवाल है। ये सवाल भी देखो 18 मार्च को आया शिफ्ट 1 में, ये शिफ्ट 3 में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इस द्विघात समीकरण का अधिकतम मान बताओ। अधिकतम क्यों बोला? ए नेगेटिव होना चाहिए, तो देखो अच्छी बात, ए नेगेटिव दे रखा है उसने। तो मैंने आपको क्या बताया, केवल वैल्यू बतानी है मैक्सिमम और मिनिमम, तो वही होता है 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a। 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a, बी ऑप्शन। दैट्स इट, हो गया काम। अगला सीखिए। अब ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको और मजा बहुत आने वाला है। ये 19 मार्च को आया हुआ सवाल है। सवाल को एक बार ट्राई करिए प्लीज, सवाल को एक बार ट्राई करिए। सवाल ये कहता है कि 0 से लेकर 1, यानी कि p की वैल्यू 0 भी लेनी है, p की वैल्यू आपको 1 भी लेनी है, दोनों लेनी है। तो आपको क्या करना है, p की वैल्यू आप अगर 0 ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, इंटरवल क्या बन रहा है? p की वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हैं तो इंटरवल क्या बन रहा है बताइए। तो जैसी p की वैल्यू आप 0 लेते हैं, 0 0 4 0 0 -4। अगर p की वैल्यू आप 1 लेते हैं, 1 -2 प्लस का 4 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 4, 3 और माइनस का 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ। p की वैल्यू 0 लेने पर, p की वैल्यू 1 लेने पर, इन इंटरवल से यह निकल कर आ रहा है। अब इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4 और -4 में 4 ज्यादा है, 3 और -3 में 3 ज्यादा है। सवाल क्या पूछ रहा है, इन दोनों का न्यूनतम मान बताओ। यानी कि अगर 4 और 3 आपने निकाल दिया तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा? तो 4 और 3 में छोटा कौन है? 3। ऐसा सवाल है, पहली बार कर रहे होगे आप ऐसा सवाल, पहली बार कर रहे होगे ऐसा सवाल आप, है क्या नहीं? गजब का सवाल है। पहले मैक्सिमम निकालनी है, फिर जो आई है वैल्यूज उनका मिनिमम निकालना है। मजा आया आपको? अगला करो चलो। अब ये एक दे रखा है, पता नहीं चल रहा होगा देर दूर से देखने पर, बट ये है क्या? क्वाड्रेटिक है। कैसे पता चला? एक्स स्क्वायर की वजह से। अब निकालो मैक्सिमम वैल्यू। 22 मार्च को आया हुआ सवाल है, तो ऐसे इक्वेशन में आपको बनानी पड़ती है इक्वेशन। 10x माइनस का 10 माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 8 माइनस का 4x प्लस का 8 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 6 बराबर 0। अब सवाल पे देखिए, पहली बात तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्योंकि a नेगेटिव है, और जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है? 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4 है। बोले यार ये जुगाड़ बढ़िया है। 4 माइनस का 5, c की वैल्यू 6 माइनस 36 बटे माइनस 20। 6 पंजे 30, 120 माइनस का 156 बटे 20। 2 सच्चे 14 और 2 अट्ठे 16, 7.8। 7.8 7.8 कर रहे हो? क्लियर है? अच्छा लगा आपको? अगला करो। ये आया हुआ है ALP CBT 2 में आया हुआ है 6 मई 2025 को। ALP CBT 2 में भी आया हुआ है। अब ये सवाल इंटरेस्टिंग पूछ लिया इसने, आप आंसर दे पाओगे तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए भी। ये आपका न्यूनतम मान पूछा जा रहा है 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3, बी स्क्वायर 25 अपॉन 4, a की वैल्यू 2, माइनस 24 माइनस का 49 बटे 8,
8 छिंग 48, 6.125, ये क्या आ गया, ये तो आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू, या हाँ मिनिमम वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई। अब x के कौन से मान पर, माइनस का b/2 है, मैंने बताया था ना अभी शुरू में आपको, बस माइनस b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 दूनी 4, 5/4 पर, यानी कि 1.25। तो ऐसे सवाल बनते हैं। तो आंसर अब देखो, माइनस 6.125 और 1.25 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। सवाल यह है कि एक वृत्ताकार पथ है, एक सर्कुलर ट्रैक है। अब एक सर्कुलर ट्रैक पर ए और बी क्रमशः, ए और बी ये लगा रहा है 5 राउंड पर आवर और ये लगा रहा है 6 राउंड पर आवर। आप समझ रहे हो? तो ये एक तरीके से इनकी स्पीड हो गई, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इनकी स्पीड का रेशो कितना होगा, तो आप बोल दो कि सर रेशो हो गया 5:6, और तो कुछ कट नहीं रहा है। चलिए, अगर विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो 2.5 घंटे में वे कितनी बार मिलेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं विपरीत दिशाओं में अगर चल रहे हैं तो 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, सवाल क्या है, कितनी बार मिलेंगे। तो आप ये कह रहे हो कि ये 5 राउंड काट रहा है, ये 6 राउंड काट रहा है 1 घंटे में, तो अगर विपरीत दिशाएं हैं तो जो इनकी स्पीड का रेशो आता है वो डायरेक्टली जुड़ जाता है, बस इतना सा काम है। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा सवाल में कि 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, 11 बार मिलेंगे। अच्छा, जुड़ा क्यों? जुड़ा इसलिए क्योंकि यहां पर विपरीत दिशा लिखा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ होता है तो जुड़ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ होता है तो जुड़ जाता है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी बार, 5 और 6 11 बार। आपसे पूछा है 2.5 घंटे में कितनी बार, तो 5/2 का गुणा कर दो बस। तो 11 में 5/2 का गुणा कर दिया, 55/2 27.5 बार। अब आप ये कह सकते हो कि कंप्लीटली कितनी बार मिल चुके हो, तो जवाब आएगा 27 बार। अभी 28वीं बार मिले नहीं है, रास्ते में है। क्या बात है भाई, समझ में आई क्या बात आपको? कोई डाउट किसी बालक को? 27 बार मिल चुके हैं, 27.5 बार कुछ नहीं होता, जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक कोई मतलब नहीं है, केवल 27 बार। अब अगला सवाल है, पढ़कर देखो ना इस सवाल को एक बार और ट्राई करके देखो होता है कि नहीं होता। सवाल आया हुआ है यूपीएससी सीसेट 2016 में। जी हाँ, सवाल क्या है उसको पढ़ो, और ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, रेलवे का है, एसएससी का है, आईबी का है, हर किसी में आता है सवाल। सवाल को एक बार पढ़ो। ए और बी एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर चलते हैं, वे विपरीत दिशाओं में चलते हैं। तो पहला चीज तो मुझे ये पता चल गई कि विपरीत दिशाओं में एक ही बिंदु से सुबह 8 बजे चलना शुरू करते हैं, ए और बी। अब ये मेरा मेन चीज है, ये लगा रहा है भाई 2 राउंड पर आवर और ये है 3 राउंड पर आवर। चलिए, सुबह 8 बजे के बाद सुबह 9:30 बजे से पहले वे कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है। 1 घंटे में कितनी बार मिलते हैं, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 2 और 3 आ रहा है तो 2 + 3 5 बार। तो 1 घंटे में अगर 5 बार मिलते हैं तो कितने घंटे में, 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, तो 1.5 घंटे में कितनी बार। तो आप यहां देखो 15/2 7.5, 7.5 में अपन को क्या लेना है, 7 ही लेना है, कि 7 बार मिल चुके हैं और 8वीं बार के लिए चालू है। वैसे भी 9:30 से पहले ही पूछा गया है, तो 1.5 घंटे से पहले पहले 7 बार तो मिल चुके हैं। 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7 आंसर आ जाएगा। हाँ, क्लियर है। निशांत कह रहा है सर 2026 में भी आया, अभी पेपर करा दिया ना सोल्व बेटा, वो तो मैंने, ठीक है। अगला करिए, यूपीएससी प्रीलिम्स सी सेट 25 मई 2025 को भी आया हुआ सवाल है। पी और क्यू एक वृत्ताकार पथ पर चलते हुए
5 बजे एक ही बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो मैं तो चाहता यही था कि एक बार विपरीत दिशा पता चल जाए, तो आपको पता चल गई होगी। ठीक, अब P की रफ्तार, Q की रफ्तार, P की रफ्तार है 5 राउंड पर आवर, Q की रफ्तार है 3 राउंड पर आवर। तो बस मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मीटिंग्स 8 बार, कितने घंटे में? 1 घंटे में। 5:20 से 7 बजे तक के बीच पूछा गया है। तो आप ये देखो टोटल कितना टाइम हो गया, 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट को लिख दिया 2/3, समझ गए ना? 40 मिनट 6 और 1 7, 5/3 घंटे में कितनी बार? तो कुछ नहीं करना, 8 को 5/3 से गुणा कर दो, तो 13 बार। क्वेश्चन लेना है बस, 13 टाइम्स। कितनी बार आएगा भाई? 13 बार। बात समझ में आ गई क्या? 13 बार आंसर आ गया। क्लियर? चलिए, P और Q एक गोलाकार ट्रैक पर चलते हैं। सुबह 6 बजे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं और P की औसत गति इतनी है और Q की इतनी है। तो वही वाली बात है, P और Q। P की कितनी है? 8 राउंड पर आवर, और Q की कितनी है? 5 राउंड पर आवर। तो अगर मैं ये बोलता हूं आपसे कि 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, अब यहां एक चीज बोली गई है, एक ही दिशा में चलते हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो अब अपन को क्या करना चाहिए? 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 8 में से 5 गया तो 3 बार। तो उसी दिन 7:30 बजे से पहले दिन, पहले कितनी बार? 7:30 AM से पहले कितनी बार एक दूसरे से पार करेंगे? तो यानी कि सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक, 1.5 घंटे में। तो 9/2 बार, और 1.5 घंटे में पूछा गया तो 3/2 का गुणा कर दूंगा, 9/2 बार, यानी कि 4 बार आ जाएगा आंसर। 4 बार, 5 बार नहीं देना है, 4 बार। उससे पहले पूछा जाता तो 5ही बार होगा भी नहीं, 4 ही बार आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई? मजा आ रहा है आपको? कर पा रहे हो ना? चलो सवाल देखिए। एक्स और वाई दो धावक हैं जो एक ही वृत्ताकार पथ पर समान समय अवधि के लिए दौड़ते हैं। वे एक समान चाल से एक ही दिशा में एक ही समय दौड़ना शुरू करते हैं। एक्स के 7 चक्कर पूरे हो गए और वाई के 5 चक्कर पूरे हो गए। तो बात समझ में आ गई? यानी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम है, उसमें एक्स 7 चक्कर लगाता है और ये 5 राउंड लगाता है एक पर्टिकुलर टाइम में। और कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं? ये एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मैं इनका टाइम की बात करें तो रेशो अगर मैं निकालता हूं तो रेशो कितना आ जाएगा? 7 और 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मीटिंग कितना हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम में? तो नंबर ऑफ मीटिंग्स अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम में कर रहे हो तो 7 में से 5 गया तो 2 बार, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना, 2 बार तो ये मिल रही है। अब कहानी क्या बोली जा रही है? कहानी बोली जा रही है कि 5 चक्कर पूरे हो जाने के बाद वाई अपनी दिशा बदल लेता है। तो अब डायरेक्शन बदल गई। अभी तक तो ये सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे, अब अपनी दिशा बदल लेगा वाई और पहले से दुगनी चाल से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करता है। यानी कि अब क्या हो गया? एक्स और वाई का हो जाएगा 7:10 हो जाएगा, है ना? चलिए, अब क्या बोला जा रहा है? दूसरी ओर एक्स उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है और एक्स के ठीक 21 चक्कर पूरे हो गए। अब आप मुझे बताओ, 7 राउंड तो पहले काट चुका है, अब कितने राउंड काटेगा इसके बाद में? तो 14 राउंड काटेगा। तो अगर यहां 14 राउंड कटे हैं तो वाई ने 20 राउंड काट लिए होंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ गई ना अब तो राउंड ज्यादा काटेगा वाई। ठीक है, तो अब अपन कितनी बार मिलेंगे? तो टोटल मीटिंग्स कितनी हो गई अब? क्योंकि अब तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो टोटल मीटिंग, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में दौड़ गए थे ना अब तो ये, तो टोटल मीटिंग हो गई 34 बार। 34 बार मिल रही है। तो 2 बार यहां पर, 34 बार यहां पर, 2 बार यहां पर, 34 बार यहां पर, और -1, तो 35 बार आ जाएगा। अब आप कहोगे सर -1 क्यों किया? क्योंकि भाई अभी तक जितने में भी आप देख रहे थे कि
आरंभ करने के बाद और अंततः दौड़ना बंद करने तक, उससे पहले पहले की बात करनी है। जैसे यहां भी लिखा हुआ है दे हैड स्टार्टेड एंड बिफोर दे फाइनली स्टॉप्ड, उससे पहले, रुकने से पहले। तो लास्ट वाला जो है ना वो नहीं मिलेगा, हर सवाल में नहीं मिल रहा। अब ये भैया 3 धनात्मक पूर्णांक हैं। अब ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है वैसे देखा जाए तो। कैसे पहचानेंगे हम लोग, पहचानेंगे कैसे कि जीसीडी आपका ए और बी है। जीसीडी, अब कई बच्चे तो जीसीडी में परेशान हो जाते हैं, सर ये जीसीडी का क्या चक्कर है। देखो दोस्तों, जीसीडी का मतलब एचसीएफ ही होता है। हाँ, जीसीडी का जो मतलब है वो एचसीएफ ही है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ का क्या लॉजिक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो डिवाइजर भी एक तरीके से फैक्टर ही तो होता है। चलिए सर, इसलिए इसका नाम जीसीडी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि ए और बी का जो जीसीडी है वो 12 है, 18 है और 6 है। आपको अगर सीखना है तो पहला काम मेरे कहने पर इसके टुकड़े कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो आपने इसको लिख दिया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 4 तिया 12। आपने इसको लिख दिया 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 9 दूनी 18। आपने 6 को लिख दिया 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी बालक को कोई समस्या तो नहीं है। अब कलेश आता है क्या, ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो। अब मैं वही निकालने जा रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर ए और बी की बात आप कर रहे हो तो इन दोनों के अंदर कॉमन ये दोनों होना चाहिए, ये पूरा का पूरा इन दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए। तो मैं ये कह देता हूं कि मेरा ए भी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 है, और मेरा बी भी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है। अगर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है तो ये दोनों में होना चाहिए। हाँ सर, सही बात कह रहे हो। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि यार बी और सी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है, तो इसको तो मैंने रख रखा है, ये 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 सी का होना चाहिए। बोलो भाई हाँ या ना। चलो, अब आप कहोगे सर बी और सी का एचसीएफ निकल के आ रहा है 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, बट यहां तो 3 की पावर 2 है ही नहीं। बी में भी तो 3 की पावर 2 होना चाहिए था, तभी तो निकलेगा। तो बस नहीं है तो कर दो, बस नहीं है तो मैंने कर दिया, जिससे कि इन दोनों का जीसीडी अगर मैं निकालता हूं, एचसीएफ निकालता हूं तो वो आ जाएगा। देखो ना, इन दोनों का निकालोगे तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 आ गया। अब यानी कि अब मैं सेटिस्फाई करा चुका हूं। एक चीज और चेक कर लो, ए और सी का एचसीएफ आ रहा है क्या, 6। इसमें से 2 की पावर 1 आ जाएगा, इसमें से 3 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। सही है, यानी कि आपकी वो संख्याएं निकल कर आ चुकी हैं। ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 4 नाम 36 है, और सी की वैल्यू 9 दूनी 18 है। आप इनको जोड़िए, ये ए बी सी की न्यूनतम वैल्यू आ चुकी हैं, जिसकी टोटल वैल्यू किसके बराबर आ रही है दोस्तों, 66 के बराबर आ रहा है। और 66 को 6 के बराबर कर दिया, के की वैल्यू 11 आ गई। अब आप में से किसी भी बच्चे को एक आध डाउट जरूर हो सकता है, वो मेरे से पूछ ले, अदरवाइज अगला सवाल मैं दूंगा फिर आपको। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं आ रहा? मैं दोबारा रिपीट करता हूं इसी चीज को। देखो, जब कभी भी हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ कहता है कि भाई दोनों संख्याओं के अंदर ये तो कॉमन होना ही चाहिए। तो मैंने गलती तो नहीं करी ना, इसको भी ले लिया भाई, इस ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 यहां भी होना चाहिए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 यहां भी होना चाहिए। सही किया सर आपने। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने देखा बी और सी के अंदर 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 होना चाहिए, तो मैंने इसको तो दे दिया, लेकिन इधर तो 3 की पावर 1 था, तो मुझे अब जानबूझकर 3 की पावर 2 करना पड़ेगा, जिससे कि मैं इनका कॉमन फैक्टर निकाल पाऊं। इतना सा काम मैंने किया है बस, और उससे मेरी संख्याएं निकल कर आ गई हैं। मैं भी खुश, आप भी खुश, बस हो गया काम। चलो, अब पहली बार सीख रहे हो, थोड़ा अब दिमाग और लगना चाहिए। आइएगा अगला सवाल पे आते हैं, फिर और अच्छे से सिखाता हूं। अगला सवाल आपके सामने है, एक बार इस सवाल को करो, आप करो, मेरे साथ में करो। जैसे कि अगर जीसीडी है तो जीसीडी को आप एचसीएफ भी मान सकते हो। एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ दे रखा है 35। अब 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते चलो हाथ के हाथ, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। एचसीएफ दे रखा है किसका, बी और सी का, वो कितना है
49, 49 का क्या मतलब होता है, 7 का स्क्वायर। चलो बढ़िया है। अच्छा, HCF ऑफ C और A कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये 7 की पावर 1। अब बात पे आ जाता हूं मैं। बात ये है मेरे भाइयों कि अगर मैं इसमें A की बात करूं, B की बात करूं, C की बात करूं, अगर A और B में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है तो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। अगर B और C का HCF 7 की पावर 2 है तो C में रख सकता हूं क्योंकि C की जगह अभी खाली है। लेकिन अगर आप इनमें से कॉमन निकालना चाहते हो तो आपको B में भी 7 की पावर 2 रखनी पड़ेगी, तभी 7 की पावर 2 आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देख लो A और C का देखना, A और C में 7 की पावर 1 ही आ रहा है, बस मेरा सेट हो गया मामला। अब A की वैल्यू मैंने 35 निकाल दी, B की वैल्यू निकल गई 49 इंटू 5, 49 इंटू 5 245 है। और ये 49, ये ABC निकल कर आ चुका है। अब अपना आंसर तो आ ही जाना है, तो अब मैं यहां देख सकता हूं ये हो गया कितना, 280 और 49, 329 बराबर 7K। K की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 चौके 28, 7 7 49, 47। दोस्तों अब तो आया होगा समझ में, अभी भी नहीं आया चलेगा, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एक दो सवाल बनाने के बाद अपने आप आते हैं, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया ये बताओ, अच्छा लगा कि नहीं लगा आप लोगों को, पहले तो मुझे ये बता दो। अच्छा, कितने लोग कर पाए इस सवाल को, अब जिस तरह से आपको सिखाया गया है कितने लोग कर पाए? बहुत आसान लग रहा है ना, अब आसान लग रहा है नहीं लग रहा? बिल्कुल आसान बना दिया आपके लिए, और क्या चाहते हो आप। ये सवाल देखो, अब P और Q का HCF दिया हुआ है 15, 15, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। Q और R का HCF दिया हुआ है कितना, 10, तो 10 का करूंगा 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। और R और P का HCF लग रहा है 5, तो ये कितना हो गया, 5 की पावर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? चलो अब अपन देखो साथ में करेंगे तो मजा आएगा आपको। देखो अब मुझे P निकालना है, Q निकालना है, R निकालना है, तो P और Q की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 दोनों में होनी चाहिए, तो मैंने दोनों में डाल दिया। पहला काम तो मैं यही करता हूं, दोनों में मैंने दे दिया। अब बोल रहा है Q और R में 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 होना चाहिए, तो R तो मेरे पास खाली पड़ा हुआ है, ये लो। अब आपसे बात आ जाती है यार, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 दोनों में होने के लिए यहां 2 की पावर 1 होना बहुत जरूरी है, तभी तो कॉमन निकलेगा। इधर तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 कॉमन है, इधर 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 कॉमन है। ठीक है, अब बस हो गया। अब देखो P और R का अपने आप सेट हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना। तो P की वैल्यू 15 आ गई, क्या बात है, 15 दूनी 30, Q की वैल्यू आ गई, क्या बात है, और 10 ये आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब इस बार पूछा गया कि तीनों का गुणनफल क्या होगा, 4500 PQR, तो 15 गुणा 30 गुणा 10। दोस्तों मजा आया कि नहीं आया? जो आपके मन में डर था वो आज खत्म हो चुका है। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको सीखने होते हैं जब पेपर निकल जाता है अपने आप। हो गया ना काम? अब अगला करके दिखाओ, चलो मुझे अगला करके दिखाओ। हाँ अभी अभी करके दिखाओ मुझे भाई। जब तक आपने अब ये कंसेप्ट आपने इतना घोट के पी लिया कि अब गलत हो जाए तो बता देना, और इतना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे पूरी गणित पढ़ो यार, प्राइम बैच में ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, शानदार। 18 हो रहा है, जैसे HCF हो गया भाई, Q और R ये हो गया भैया 30, और HCF जो हो रहा है वो कितना हो जाएगा, R और P ये कितना हो रहा है, 6। चलो साथ में मिलके करते हैं सब। तो 18 को टुकड़े करो सर, 9 दूनी 18, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 6 पंजे 30, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब बात को जरा सुनिएगा, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं कि मुझे P निकालना है, Q निकालना है, R निकालना है। कहानी कहती है कि सर 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 दोनों में कॉमन होना चाहिए, मैंने लगा दिया। अब Q तो R के पास भी तो जा रहा है, तो वहां 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 यहां होना चाहिए R, और इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहां 5 की कमी है, तो 5 अलग से लगा दो बस। अब आ गया देखो कॉमन। अब आपको कुछ नहीं करना, आंसर आ चुका है। तो P की वैल्यू हो गई 9 दूनी 18, 9 परम 45 दूनी 90, 15 दूनी 30, और आपसे पूछा गया इनका मल्टीप्लिकेशन।
तो 18 नंबर कितना हो जाएगा, 162 इंटू 3, 48,600 आंसर आ रहा है। आज के बाद इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। मैं तो उम्मीद रखूंगा कि अब आपको ये अच्छे तरीके से आ गया होगा। अभी करें, सीखें। देखो आप ये बताओ साधारण ब्याज होता क्या है, और फिर इसके शॉर्टकट्स भी सीखेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, आर को रेट बोलते हैं, दर, और जो दर होती है आपकी वो हमेशा किस में होती है? मान लो वार्षिक दर मैंने ले ली, और आपका जो टाइम होता है वो वर्ष में होता है, ईयर में होता है, ठीक है। अब बात को जरा समझने की कोशिश करिए कि यार मेरे पास सब कुछ है, साधारण ब्याज निकालना है ना मुझे, तो मैंने कितना रुपया उधार लिया? मैंने 2,000 रुपये उधार ले लिए। मैंने किस रेट पर ले लिए? तो मेरी रेट 7% वार्षिक है। अब आता है टाइम। टाइम क्या होगा? टाइम, टाइम हमें साल में लेना है, बट टाइम तो दे ही नहीं रखा, तो सारा खेल क्या है? टाइम का है। टाइम क्या लग रहा है? 4 फरवरी 2023 से लेकर 18 अप्रैल 2023। तो सबसे पहले आप ईयर को देखिए। ये जो साल है 2023, ये कैसा साल है? ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? पहले मुझे कमेंट करके बताओ। तो आप ये कहोगे सर ये जो साल है ये तो नॉन लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर नॉन लीप ईयर है तो आपकी फरवरी कितने दिन की होगी? तो फरवरी आपकी मात्र 28 दिन की होगी। फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की आपकी फरवरी होगी, क्योंकि साल 2023 है, 2023 है साल, और आपका जो ईयर है वो कौन सा ईयर है? नॉन लीप ईयर है। 2023 नॉन लीप ईयर, गैर लीप वर्ष। तो अब अपन को क्या करना है कि अगर हमें डेज निकालने हैं कि दिन कितने होंगे, तो अब दिन कैसे निकालोगे जरा देखते चलना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि 28 दिन होते हैं, 4 फरवरी से लेना है, तो 28 में से 4 घटा दो, तो पूरी तारीख से तारीख घटा दिया जाती है। पहले भाई 28 टोटल देना है, 4 फरवरी से लेने, यानी कि 24 दिन तो मैं फरवरी में ले लूंगा। फरवरी के बाद मार्च आता है। मार्च कितने दिन की होता है? 31 दिन का मार्च होता है। और अप्रैल कितना दिन का है? 18 दिन। 18 दिन अप्रैल। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ डेज जोड़ोगे, दिनों की संख्या, तो ये हो रही है 73 दिन। कोई डाउट तो नहीं है? दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 73 दिन हो जाएगी। दिनों की संख्या 73 दिन। अब आप कहोगे सर यहां तो दिन में आ रहा है और मुझे तो जो समय है वो वर्ष में चाहिए, तो 73 दिन को 365 से भाग करने पर आप इसको साल में बदल सकते हैं। 365 से जब आप भाग करोगे तो आप इसको साल में बदल सकते हो, यानी कि अब ये वार्षिक हो गया, ये मतलब वर्ष में हो गया। अब आपका आंसर आ जाएगा। 73 के पाड़ा बोलते हो तो 73 में ये 5 बार कट जाता है, 500 से ये 4 बार चला जाएगा, 28 आ जाएगा आंसर आपका ब्याज। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे कि सर इतना आप समझा रहे हो, इतनी मेहनत आप कर रहे हो, क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं? तो 28 यहां पर आ गया भाई। क्या हो गया मेरे भाई? 28 यहां पर आ गया आंसर। 28 आंसर आ गया। अब एक काम और कर सकते थे आप, एक काम और करवाऊं आपसे, एक काम और करवाऊं, चलिए। देखो ये परसेंटेज जो है, दर भी अपन वार्षिक लेते हैं, तो 7% देखो वार्षिक दर है, लिखा तो हुआ है सब, छोटी छोटी बारीकियां हैं, शायद आप ध्यान नहीं देते होंगे इन पर। देखो वहां भी देखो वार्षिक लिखा हुआ है, और जो आपका टाइम आएगा वो भी वार्षिक लिया है मैंने। 73 दिन को साल में कितना बोलेंगे? 1/5 बोलेंगे। आपको 73 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। 73 एकम 73, 73 दूनी 146 दिन भी हो सकता है कभी आ जाए, 73 तिया 219 भी होता है,
73 चौके 292, 73 पंजे 365। तो मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि कल को डेज अलग अलग आते हैं तो आपको पता रहे कि कितने बार कट रहा है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर ये नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है? अगर किसी एक साल में बात करूं और वह साल एक नॉन लीप ईयर है तो उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? तो आप ध्यान रखना 365 दिन होते हैं एक साल में। और अगर लीप ईयर है तो कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर आपकी जो फरवरी है वो फिर 29 दिन की हो जाती है, तो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। फरवरी 29 दिन की हो जाती है तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। और एक चीज बताता हूं सर, इस सवाल को मैं सॉल्व ना करना चाहूं, जल्दी आंसर देना चाहूं तो आप ये जानते हो ना कि आपके साधारण ब्याज में 7 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए था। ये बात तो अच्छी बताई आपने। अगर 7 का मल्टीपल होना चाहिए था तो कौन सा ऑप्शन 7 का मल्टीपल है? ये लो। अरे यार ये काम तो बहुत बढ़िया है। तो मैं सारे काम बता दिया आपको, मतलब इवन मैंने आपको इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में पूरा खोल दिया है कि आप बेसिक से जाओ तो वो भी आ जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं करना, आपका दिमाग चल रहा है, तो आप डायरेक्ट मल्टीपल चेक करके भी आंसर दे सकते हो। अब ये जो मैंने आपको सवाल कराया है, क्या आप अगला सवाल कर पाओगे? ये सबसे बड़ा मेरे को आश्चर्य लगता है। ये भी 27 नवंबर को आया हुआ सवाल है और आप एक बार इस सवाल को एक बार ट्राई कर लो, क्या आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो आप। तो अगर मैं 5 सेकंड में इसका आंसर देना चाहूं तो मैं इसका आंसर 39 दे दूंगा। और अब आप चाहे तो सॉल्व करके देख लो, 39 ही आंसर आएगा। अगर मैं 5 सेकंड में आंसर देना चाहूं तो क्या मैं 39 दे पाऊंगा? मैं चेक कर रहा हूं आपसे कि भाई मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। अब वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा, है ना भाई। आप नाई से पूछोगे भाई नाई 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 मेरे सिर में बाल कितने, बोले जजमान अभी काट देता हूं, सामने आ जाएंगे। 39 आएगा, 40 आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार। तो आपको ऐसे क्या होता है जब ऑप्शन वाले तरीके से जाते हो तो हर बार ऑप्शन वाला काम नहीं करता, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि यार वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। नहीं बेटा, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है बेसिक वाले तरीके से, ठीक है, मजा आएगा। अरे 39 है ही नहीं ना, लेकिन स्टूडेंट को लग जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन से ऑब्सेस रहते हैं, कभी जभी तो मैंने ऑप्शन वाला लास्ट में बताया, यहां लग गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन यहां नहीं लगेगा। आप ये सोचोगे कि 6% दर आ गई तो उसमें 3 का मल्टीपल चेक कर लो। ऐसे कई महान भाव हैं जो 39 सोच के बैठ जाते हैं। नहीं लगता भाई, हर बार नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ कट पिट जा रहा होगा, क्या करें। तो अब क्या क्या काम आएगा? अपना बेसिक काम आएगा भाई। आ जाओ सिखाएं आपको। चलो 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेट कितनी है? रेट है गुरुजी 6%। बहुत अच्छी बात है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेट देखो वार्षिक है। हाँ, गुणा। अब टाइम कैसे निकालोगे? तो मैं आपको सिखा रहा था ना 19 फरवरी, तो 29 की है मेरी फरवरी। अब ये मत गलती मत कर देना बस। तो 10 दिन तो फरवरी में, 31 दिन मार्च में और 20 दिन अप्रैल में, तो टोटल यहां 61 दिन आ रहे हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। टोटल कितने दिन हो गए? 61 दिन। अब 61 दिन हो गए, लेकिन साल में कितने दिन होते हैं? जब आपका ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल हो रहा है ना, लीप ईयर हो गया, तभी तो फरवरी 29 की ली मैंने। तो यहां 366 दिन होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन की खास बात है। तो ये देखो यहां से 1/4 है, सॉरी 1/6 है, माफी चाहता हूं। तो 6 से 6 तो पूरी तरीके से चला ही गया। ये इस क्वेश्चन की खास बात है। तो रटंत विद्या फलत नाही, और जब आप एक बार बेसिक से करोगे ना तो आपको आसानी से आंसर दिखने लगेगा, अपने आप दिखने लगेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चीजें क्लियर हैं? क्लियर है क्या? अच्छा लगा कि नहीं लगा पहले बताओ यार प्लीज। अच्छा ये क्लियर हुआ कि क्यों यहां पर 29 दिन लिया? अच्छा ये क्लियर हुआ कि क्यों यहां पर 366 दिन लिया? ये क्लियर होना जरूरी है, तभी तो इस सीरीज का नाम है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस सीरीज, है कि नहीं बॉस? अब मैं अगले सवाल पर जाता हूं। यह सवाल पूछा गया है यूजी में, सीबीटी 1 में 7 अगस्त 2025 को। सवाल आपकी स्क्रीन पर है मेरे प्यारे दोस्तों, और सवाल को एक बार ट्राई करिए ना। अरे करके दिखाइए ना यार। सर 4,000 रुपए की राशि है, बहुत अच्छी बात बताइए यार।
रेट है 6.75, तो 6.75। आप सभी बच्चे अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं रेगुलर कैलकुलेशन पे भी काम करवा रहा हूं। 0.75 को कहते हैं 3/4। अरे यार ये हुई ना बात। तो अब इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है, इसको लिखेंगे हम 27/400। ये हो गया रेट। अब आते हैं टाइम के ऊपर। टाइम क्या लोगे भाई बताओ टाइम। तो टाइम आ रहा है सर 25 फरवरी से लेकर 26 अप्रैल। अगर 2024 दे रखा है तो फरवरी 29 दिन की है, तो 29 दिन की है तो 25 फरवरी, यानी कि 4 दिन तो फरवरी में, 31 दिन मार्च में और 26 दिन अप्रैल में। अरे गजब, 10 और 11 और देखो 61 डेज आ गया। और आना भी यही है 61 डेज। और टोटल कितने दिन होते हैं 366। और बताओ भाई, ये हो गया सर जी 1/6। 400 से कट गया ये 10 बार, और 3 से 2 बार कट जाएगा, 3 से चला जाएगा 9 बार, 90/2 45 आंसर आ रहा है। तो इसलिए डोंट बी ओवर एक्साइटेड, जस्ट डू दिस थिंग। आपको बस यही करना है जो सिखाया जा रहा है। कई बार तुक्केबाजी भारी पड़ जाती है और कई बार सफल हो जाती है। तो आप कैसे कर सकते थे, देखो सर 27 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, आंसर लगा सकते थे। वो आंसर आने के बाद ट्रिक बनती है। तो आपको कई टीचर जब ऐसे दिखाते हुए मिलते हैं ना, वो वही सवाल लेकर आते हैं जिनसे आंसर आ रहा होता है। वो कभी भी इस तरह के सवालों को लेकर नहीं आएंगे जिससे कि आंसर में तकलीफ आ जाए या एक बार में बच्चा कर ना पाए। तो आप लोग 1 सेकंड का काम है यार, करके देखो, टेंशन फ्री। अगला सवाल करके बताओ। ये मैंने इसलिए लिया है कि बुरी परसेंटेज दिखती है तो बच्चा घबराता है, इसलिए मैंने ये सवाल अलग से लिए हैं कुछ। चलिए इस सवाल का जवाब बता दो यार, अगर तुम भी बढ़िया कर रहे हो तो। और करके देना, बेसिक से करके देना मेरे को। 2000 रुपए की राशि है, 6.25% की दर है, तो कितना हो जाएगा भाई। इसको फ्रैक्शन में 1/16 कह सकता हूं मैं। अब ये मेरी नॉलेज है, आप इसको सॉल्व करके लिखें तो कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे को पता है 1/16 होता है। ठीक है, बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। ठीक है ना। अब टाइम कितना आ रहा है, टाइम ये लीप ईयर नहीं है, तो 28 की फरवरी है तो 14 दिन तो फरवरी में हो गए। 28 में से 14 गया तो 14 मार्च और अप्रैल, ये हो गया टोटल 73 डेज। और 73 डेज को हमने उसमें बदल दिया दिन वर्ष में, 365 का भाग देकर। अब देखो भाई 16 पंजे 80, 4 से काटा मैंने 4 बार, 4 से काटा मैंने इसको 500 बार, 5 से काट दिया मैंने इसको 100 बार, और 4 से काट दिया मैंने इसको 25 बार, 25 रुपए। देखो यार, अगर आप लोग आंसर निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब ये तो सही है कि आपको अगर सिखाया जाए तो आप सीख तो सकते ही हो ना। यही काम एक्सटेंसिवली प्राइम बैच में हम कर रहे हैं बच्चों के साथ में। बहुत गधे गधे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सीख तो रहे हैं बेचारे वो, और आसानी से आंसर दे रहे हैं और सीख लेंगे, निकल जाएंगे, एग्जाम भी निकाल लेंगे। आप लेट मत होना। अगला सवाल करिए, आपके लिए फर्स्ट क्लास। कहाँ आया हुआ है, जूनियर इंजीनियर में। मैंने कहा ना कि बहुत पॉपुलर सवाल है, बार बार आते हैं पेपर में। इसको भी निपटाओ यार, जल्दी से निपटा दो। शॉर्टकट लगाना चाहते हो क्या, तो सबसे पहले 5.25 को आप 1/4 लिख दो। तो सर जी ये तो 21/4 आ रहा है, यानी कि क्या आपके दिमाग में भी वही चल रहा है कि 7 का मल्टीपल आंसर आएगा। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 35। तो अगर आपके पास सेकंड कम है, टाइम थोड़ा कम है, तो आप यार कोई भी चीज लगाने से पहले आपको बस थोड़ा सा सोचना है। और अगर आप सोच पा रहे हो तो ये सही भी आंसर है, क्योंकि 7 को काटने वाला कोई नहीं है यहां पर, इसलिए हमारा 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था और हमने 1 सेकंड में आंसर दे दिया। फिर भी अगर मैं पूरा सॉल्व करना चाहूं तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूं। यहां पर मैंने कहा सर 21/400 गुणा, अब टाइम कैसे निकालूंगा, ये लीप ईयर है तो लीप ईयर है तो 29 की फरवरी हो जाएगी, तो इसमें हो गए 17 दिन, 31 का मार्च और 13 का अप्रैल, 61 डेज। वही 61 डेज और 366 दिन होंगे, क्योंकि ये एक लीप ईयर है। अब देखो कितना आसान हो जाता है, यहां हो गया 10, यहां हो गया 210/6, जिसको हम 35 बोल देंगे, बस यही अपना साधारण ब्याज हो गया। पढ़ो, ऐसे सवालों को कैसे डील करना है मैं सिखाता हूं। देखो, अमन किसी काम का 1/6 भाग, तो मैंने कहा ना फ्रैक्शन बेस्ड है। यहां पर है ना आपको पार्ट दे दिया जाता है कि भाई इतना भाग इतने दिनों में, ठीक है भाई, इतना भाग इतने दिनों में। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा अब,
कि पूरा ले लो, बस पूरा पार्ट ले लो, मतलब पूरा भाग ले लो। देखिए कैसे, जैसे कि अमन जो है 1/6 भाग 13 दिन में, तो 6 का गुणा करो और 1 का भाग कर दो तो 78 दिनों में। चमन जो है 19 सत्ते 133। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आती है टोटल वर्क की बात। देखो ये आया हुआ सवाल है। अब जब टोटल वर्क की बात आप करते हो तो यहां आप देखोगे कि ये 19 इंटू 7 है और ये 13 इंटू 6 है, आपस में कुछ भी नहीं कट रहा। देख लो आप, यहां से जो उसकी एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी भाई, 133 आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 78 आ जाएगी। तो पूछा क्या जा रहा है, दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा कितने दिनों में होगा। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो काम कितना पूरे दिनों में होगा। तो टोटल वर्क तो आपका ये है, ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका टोटल वर्क है, और ये आपकी एफिशिएंसी है, ये आपकी एफिशिएंसी है। तो टोटल वर्क है और एफिशिएंसी है, ठीक है। चलिए, तो 8 और 3 11, ये हो गया कितना, 211। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस टोटल वर्क में 211 का भाग दे देना है। ये काम है, ये एफिशिएंसी है, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, टाइम निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा टाइम, कैलकुलेट करिए। सवाल 1 नंबर है, मैं कह रहा हूं ना, ऐसा सवाल आया भी हुआ है। ये देखो 1 दिसंबर को आया हुआ सवाल है, तो पूरी मेहनत पूछ लेगा इसमें आपसे, ठीक है। चलिए, अब सर आप काटें कैसे, अब इसको बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं इसका देखो काफी दूर दूर ऑप्शन है, मदद मिल जाएगी थोड़ी सी हमें। 7 से काटोगे तो ये मैंने लगभग 30 बार मान लिया। 6 से काटा तो मैंने लगभग ये 5 बार मान लिया। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ये। 13 नंबर 117, 13 एकम 13 और 11 24, 247। अब 5 को लिख दिया मैंने 10/2, यानी कि अगर आप इसको देखते हो तो ये 49.4 के आसपास आ रहा है। लेकिन ये आपका सही आंसर नहीं है, ये मैं भी जानता हूं, ये आप लोग भी जानते हैं। बट आप ये सोच के बताइए कि अगर आप इस 211 को 210 मान रहे हैं तो 49.4 आ रहा है। अगर ये 211 ही होता तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा कम होता, तो 49.4 से कम 49.2, इतना सा ही फर्क है बस। और इस तरह से कैलकुलेशन करनी होती है। आपने सीखा क्या कैलकुलेशन करना, बताइए। आपने सीखा क्या कैलकुलेशन करना, जल्दी से बताइए। आपको मजा आया क्या कैलकुलेशन करने में, वरना आप क्या इस सवाल को कभी बना पाते अगर आपको पेपर में ये सवाल देखने को मिलता अलग से, तो नहीं बना पाते, आपको प्रॉब्लम आती, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती, ठीक है। तो ये इस चीज की खासियत है। अब अगला टाइप आ जाइए थोड़ा सा, अगला सवाल पढ़िए। ये 12 दिसंबर को आया हुआ सवाल है, ये 12 दिसंबर को आया हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए, किसी काम का 1/6 5 दिनों में। अब मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, पूरा काम कितने में, 30 में। भगवान उसी काम का 1/5 11 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में, 55 दिनों में। टोटल वर्क अगर मैं लेता हूं, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क मुझे लेना पड़ेगा 6 गुणा 5 गुणा 11। तो यहां पर एफिशिएंसी आ गई 11 और यहां पर एफिशिएंसी आ गई 6। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलिए, यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या। तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो टोटल एफिशिएंसी हो रही है 17। ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, वो टोटल एफिशिएंसी हो गई 330/17। तो आप देखोगे कि यार लगभग ये 20 बार चला जाता। 20 से छोटा आंसर आएगा 19.4। 19.4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 20 से छोटा आपका राइट आंसर आ जाएगा 19.4। मजा आ रहा है, कैलकुलेट कर पा रहे हो। खेल कैलकुलेशन का है, आपको समझना होगा, ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल देखे ना। अब देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। थोड़ा इंटरेस्टिंग कैसे है कि ए जो है वो 2/3 काम को 12 दिन में करता है। तो पेपर में भी आप डायरेक्ट सॉल्व करो, 2 से काटो 6 बार, 1/3 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने में करेगा, 18 में। कर पा रहे हो ना अब तो। ये 18 कैसे आया,
ए पूरा काम कितने दिनों में करता है ये निकालना है, बी पूरा काम कितने दिनों में करता है 12, टोटल काम कितना हो गया 36, एफिशिएंसी कितनी हो गई 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। तो आपका अगर ये टोटल काम है और ये दोनों की एफिशिएंसी है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे 36/5। अब 36/5 को सॉल्व करोगे तो 5 सत्ते 35 और एक 36/5, 5 सत्ते 35 और एक 36/5, 5 सत्ते 35 और एक 36/5। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ सवाल है, वही फ्रैक्शन वाला सवाल है। देखिएगा, ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में, तो 2 से अगर काटूंगा इसको 6 बार, और बी पूरा काम कितने में करेगा 30 में। टोटल वर्क क्या मानोगे 120। 24 से काटोगे 5 बार, 30 से काटोगे 4 बार, दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई, टोटल वर्क पता चल गया। सवाल को पढ़ो। अब दोनों एक साथ 6 दिन तक कार्य करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी है 9, एक दिन में 9 काम हो रहा है तो 6 दिन में 54 काम होगा, तो बचा हुआ काम कितना है 66 यूनिट। टोटल काम हो गया काम, बचा काम 66, कितना भाग 120 का बचा हुआ है। 6 से काटा 11 बार, 6 से काटा 20 बार, तो 11/20। कितना भाग बचा हुआ है भाई 11/20 भाग बचा हुआ है। कितना भाग बचा हुआ है 11/20 भाग बचा हुआ है, 11/20। यही पूछा गया कि कितना पार्ट बचा हुआ है, तो टोटल का लेना होता है, जितना बचा हुआ है टोटल का कितना है, वही पूछा गया कि कितना बचा हुआ है। अगला सवाल करो, साथ में करो, साथ में। ए अकेला 2/5, जल्दी बताओ पूरा काम कितने में, जल्दी बताओ यार 6 पंजे 30 में। बी अकेला 3/4 भाग इतने में, तो अब पूरा काम कितने में 100/3 में। कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ। 6 पंजे 30, 3/4 भाग अगर 25 दिनों में हो रहा है, 3/4 भाग अगर 25 दिनों में हो रहा है तो पूरा एक भाग 100/3 दिनों में होगा। अब टोटल वर्क बताओ क्या माने अपन, तो टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों 300। कैसे पता चलेगा 300, इस 30 का मान लिया हमने एलसीएम और इस 100 का एलसीएम, तो 30 का अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 10, और 100/3 का डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 9। सर ये कैसे आ गया, ये दिक्कत होती है बच्चों को। देखो टोटल काम 300 है और इतने दिन में हो रहा है, तो जो एफिशिएंसी की बात आएगी वो 3 तिया 9 आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सवाल आप ये आपके सामने है कि दोनों एक साथ मिलकर, तो दोनों 19 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगाएंगे 300/19 लगाएंगे, 300/19 लगाएंगे। कितना लगाएंगे भाई 300/19 लगाएंगे, 300/19 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बता देना भाई, डाउट आए तो पूछ लेना भाई। अगला सवाल देखो, अब कई बार फ्रैक्शन नहीं दिया होता, परसेंटेज दिया हुआ होता है। अब परसेंटेज दिया हुआ होता है तो इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हो आप, निकालना लेकिन 100% का मामला है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। निकालना आपको 100% वाला ही है। तो अब करके बताओ इस सवाल को फटाक से। ए 3/4 काम 30 दिनों में पूरा करता है, पूरा एक काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा 40 दिन। बी जो है वो 50% काम यानी कि आधा काम 18 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा 36 दिनों में। टोटल वर्क अगर आप ले लेते हो तो टोटल काम हो गया भैया कितना 360, 40 का भाग दे दूंगा 9 बार और 36 का भाग दे दूंगा 10 बार। ये आपका टाइम होता है, ये आपका काम होता है, और ये एफिशिएंसी होती है।
वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा। तो आप ये समझिए कि 19 काम जो होता है, 19 यूनिट काम एक दिन में हो रहा है। तो आप बोलेंगे क्या 19 काम हो रहा है एक दिन में और 360 का वो कितना है, ये इसका मतलब क्या है, इतना भाग। अगर आपको पार्ट निकालना होता है तो टोटल काम का भाग करना पड़ेगा। एक दिन में 19 हो रहा है, 19 360 का कितना हिस्सा है, तो जवाब आएगा सर 19 बटे 360। जवाब आएगा 19 बटे 360 काम हो रहा है, 19 बटे 360 काम हो रहा है। बात आपको क्लियर हो गई? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, कृपया करके कमेंट करके बताएं, बड़ा हमें अच्छा लगेगा कि यार आप लोग पढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया मैंने, ये लीजिएगा, ट्राई करिए, परसेंटेज में ही है। क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ें और इस वाले टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि x काम का 25%, x जो है वो काम का 25% 20 दिनों में पूरा कर सकता है। x जो है वो काम का 25% 20 दिनों में, तो पूरा काम 80 दिनों में। y x के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं। अब ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, यार देखो। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं बचा हुआ काम कितना है, 80%, यानी कि x और y मिलकर उस 80% काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 80% काम को 15 दिनों में कर रहे हैं। तो 100% काम को कितने दिनों में करेंगे, 75/4। भाई ये बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो मुझे बताना, मैं वेट करूंगा यहां पर आपका। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ क्या, पहले तो ये बताओ। सर नहीं हुआ होगा, मुझे पता है कई सारे बच्चों को नहीं हुआ होगा। देखो कहानी यही है कि जब 25% काम, सॉरी माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं, जब बोला गया है 25% काम 20 दिनों में हो रहा है तो टोटल काम 80 दिनों में हो जाएगा। तो बचा हुआ काम है 75%। 75% काम अगर 15 दिनों में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, 20 दिनों में। ये मैंने लिख दिया, अब आराम से समझ लो, सोच लो क्या किया है मैंने। ठीक है, तो बस अब खेल खत्म। टोटल हमने एलसीएम ले लिया 80, इसकी एफिशिएंसी हो गई 1 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 4। तो पूछा यह जा रहा है कि अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है, y की एफिशिएंसी 3 है, तो y जो है अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो करेगा 80/3 दिनों में। 26 सही 2/3। मजा आया क्या, अच्छा लग रहा है क्या, चीजें सीख रहे हो ना, हाँ या ना में जवाब दे दो। अगला सवाल देखिए, और इंटरेस्टिंग है, ये CBT 2 में भी आया हुआ सवाल है। सवाल को करो ना ट्राई एक बार, देखो। ये परसेंटेज आपको लगती होगी बड़ी खतरनाक है, खतरनाक कुछ भी नहीं है, सीखते रहो करते रहो। 65%। आपको तो 100% की बात करनी है बस, काम फिर वैसे आसान हो जाता है। देखो ए इतना परसेंटेज, इसको हम कहते हैं 7/8, 35 दिनों में कर रहा है, तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 40 दिनों में। बी 65%, 65% को बोला जाता है 13/20, तो 13/20 काम को 23.4 दिनों में कर रहा है। 13 एकम 13 बचे 10, 13 अट्ठे 104, तो अकेला पूरा काम 36 दिनों में हो जाएगा। तो टोटल काम वही क्या मानू भाई, 360 मान लो। ये हो गया भैया 9 और ये हो गया भैया 10, दोनों मिलकर कितने दिनों में। हाँ अब देखो कितना अच्छा काम है। क्वेश्चन पढ़ना, कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा। तो एक दिन में 19 हो रहा है और वो कार्य का कितना है, 19/360। सवाल वैसा ही है, लेकिन सवाल के कॉन्सेप्ट में दम है, सवाल की परसेंटेज में दम है। सवाल आया अल्टीमेटली वही गोल पे है, बट इंटरेस्टिंग बना दिया सवाल को। और अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया है मैंने, इसको ट्राई करो प्लीज, ट्राई करो। चलिए ठीक है, देखो एक किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में, तो पूरा काम 15 दिनों में।
बी उसी कार्य का 30% अगर 3 दिनों में करता है तो पूरा काम 30 दिनों में, 10 दिनों में, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बोलूं, उन्होंने 4 दिन तक काम किया, फिर शेष कार्य अकेले सी द्वारा, ठीक है। तो टोटल काम मैंने 30 मान लिया, ए की एफिशिएंसी मैंने 2 मान ली, बी की एफिशिएंसी मैंने 1 मान ली। दोनों ने कितने दिन तक काम किया है? दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, यानी कि 12। तो 12 काम अगर कर लिया तो 12 अगर हट जाएगा तो बचेगा कितना? 18 काम। अब शेष काम सी कितने दिनों में कर रहा है? इस 18 काम को सी जो है वो 6 दिनों में करता है, सी अकेला। अच्छा, तो ये जो 3 आ गया वो क्या आ गया? सी की एफिशिएंसी आ गई। तो बी और सी मिलकर काम का 70% कौन मिल रहा है? बी और सी। 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे? 21/4 में। बी और सी मूल कार्य का 70%, या तो 21/4 आ रहा है यार। ये 30 ले लिया, इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई। अरे यार यहां 3 आएगा ना, बताओ यार, आंख के अंधे और नाम नैनसुख रख रखा है। तो भैया 5 चौके 20 काम हो गया। फिर तो अगर 20 काम हो चुका है तो बचा हुआ काम है फिर 10, सारा ही मिटाना पड़ेगा। 20 काम हो चुका है तो बचा हुआ काम है 10, और ये 10 काम को कौन कर रहा है? 10 काम को 6 दिनों में सी कर रहा है। तो सी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई 5/3। और सवाल ने कहा कि बी और सी मिलकर 5/3 प्लस का 3, 14/3। ये बी और सी की एफिशिएंसी आ गई कुल मिलाकर। तो इस 30 का 70% भाग 14/3 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में हो जाएगा? 14 पंजे 70, 0 से काटा 0, 5 दूनी 10, 9/2 4.5। आपका भी आंसर यही आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। सवाल अच्छा है, जबरदस्त है। अब ये सवाल अभी करना है। ये कहाँ आया हुआ है? यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट 25 मई 2025 में आया हुआ है। तो अब जब इतना सीख लिया है आपने, तो आओ कुछ लंबाई हाथ मारते हैं। आ जाओ, करके बताओ भाई। सभी छात्र 2-2 हाथ कर लीजिए और कूट लीजिए यूपीएससी के सवाल को। एक्स किसी काम का 1/3 6 दिनों में करता है, तो एक्स पूरा काम 18 दिनों में करेगा। वाई उसी काम का 1/3 8 दिनों में करता है, तो पूरा काम 24 दिनों में करेगा। और जेड 3/4 12 दिनों में करता है, तो पूरा काम 16 दिनों में करेगा। तो टोटल ऐसा कुछ मानिए जो तीनों से कट जाए। 144, 18 अट्ठे 144, 24 छिक्की 144, 16 नम्मा 144। ये टोटल वर्क हो गया, ये एफिशिएंसी हो गई। सवाल पूछिए अब क्या बोल रहा है। वे सभी एक साथ मिलकर n दिनों तक काम करते हैं और x और z काम छोड़ देते हैं, यानी कि इन दोनों ने एग्जिट ले लिया, तो y अकेला करता रहेगा। y अकेला शेष काम को, तो 6 की एफिशिएंसी से उतने दिन काम कर रहा है। 8 या 24 और 2 26/3। कोई दिक्कत तो नहीं भाइयों? यानी कि y ने छोड़ने के बाद 52 काम खुद ने किया है। तो आप मुझे बताओ, 144 में से 52 काम तो लास्ट में y ने किया है जब कोई था नहीं, तो बाकी का जो काम है 92 काम, वो कौन करके चले गए होंगे? उस टाइम तो तीनों ही कर रहे होंगे। 9 और 6 15 और 8 23, तीनों मिलकर 4 दिन तक काम किए हैं। 4 दिन तक काम किए हैं, यानी कि कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 दिन। पूछा भी यही गया, n किसके बराबर है? 4 दिन। अगर आपने बना लिया है, बढ़िया है। ये लो, यूपीएससी में आया वो सवाल है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सेशन में मजा आ जाएगा, आया या नहीं आया जल्दी से मुझे बता दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, और क्वालिटी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोनों चैनल अपने, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, क्विक ट्रिक एग्जाम, रेगुलर फ्री क्लासेस भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। साथ के साथ बैच अगर लेना चाहते हो, 10 जगह मत भटको। क्वालिटी कंटेंट, सिलेक्शन ओरिएंटेड चीजों। अगर रेलवे के स्टूडेंट हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या कोई भी इससे रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
यार हमारा तो सिंगल फोकस ही यही है कि हम मैक्सिमम रिजल्ट दें। सोचो आप, हमारा तो दिन भर यही काम है। तो आप बस इसी चीज पे ध्यान रखो कि जो अगर स्पेसिफिक काम कोई कर रहा है तो वो ये चैनल कर रहा है, ये एप्लीकेशन कर रही है, तो आपको तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा अगर आपने मेहनत ढंग से कर ली तो जो हमारा पहला पर्पज होता है कि बच्चे का फाउंडेशन बिल्ड करके उसके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा के पीवाईक्यू करवा दें और नए पैटर्न के क्वेश्चन करवा दें। उसके बाद वो बच्चा बहुत कुछ कर लेता है अचीव, और एक सिलेबस कंप्लीट कराने तक सीमित नहीं है हमारा ये बैच। हम आपको सिलेक्शन तक लेके जाते हैं, एक एक चीज पर काम करवाते हैं। मॉक टेस्ट फिर आप अपने लेवल पे लगाते हैं और रिवीजन जो आप यहां से बनाते हैं नोट्स उनसे करते हैं, इससे सिलेक्शन हो जाता है। सारी सब्जेक्ट पे काम कर सकते हो, मैथ पे काम कर सकते हो, मैथ के लिए मैथ प्राइम बैच ले लो, सारी सब्जेक्ट के लिए आप रेलवे प्राइम बैच ले सकते हो। इनके पे जो डिस्काउंट भी है वो एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। आज ही चुनो, आज ही तैयारी शुरू करो, डिले मत करो, क्योंकि बड़ा आसान है छोड़ना, बड़ा मुश्किल है पकड़े रखना। आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो चीजों को पकड़े रखना पड़ेगा लगातार 6-7 महीने के लिए। फिर यार एक बार सिलेक्शन हो गया फिर छोड़ देना, किसने रोका है तुम्हें? ठीक है, तो आप जाइए एप्लीकेशन पर, पढ़ाई शुरू करिए। मैथ रीजनिंग कॉम्बो ले सकते हो, क्रैश कोर्स ले सकते हो, जैसी आपकी सुविधा है ना वैसा आप तैयारी कर सकते हो। हमने सारी सुविधाएं इस एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा रखी हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप जाइए और पढ़िए। कोई क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, और लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।